हम सबसे पहले 3 जुलाई को पहुंच गए थे कारगिल द्रास सेक्टर में। वहाँ फिर हमने रात को 8:30 बजे रॉकेट का फायर दिया था। वहाँ 10 रॉकेट निकाले थे मैंने, फिर वापस आ गए थे। फिर दूसरे दिन फिर ट्रायल किया था। फिर क्योंकि ये रॉकेट लॉन्चर है जो डायरेक्ट शूटिंग के लिए नहीं बोल रहे थे, तो हमने डायरेक्ट शूटिंग करके दिखाया था कमांडर साहब को। तो उन्होंने फिर 2 दिन और आगे बढ़ा के फिर ट्रायल किया, वो सक्सेस हो गए। फिर 5 तारीख को हमने उसका फायर किया, वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर 7 तारीख को कम से कम इंडिया की हर तरह की 150 तोप ने फायर किया, जो 40,000 राउंड फायर किए, जब जाके वो एक मिशन पूरा हुआ। उसी तरह फिर एक क्रमवाइज 2 दिन के बाद रेस्ट, और फिर ये चलता ही रहा। उनका एकदम जैसे रात को हम जाते थे डिप्लॉय करने के लिए, तो रात को पूरा पैदल चलना पड़ता था गाड़ी के आगे, और लाइट कर नहीं सकते थे। अगर लाइट किया तो उनका डायरेक्ट एडी का फायर आता था, इस वजह से लाइट करना संभव नहीं था। आपको कब ऑर्डर मिले थे करगिल जाने के लिए या वहाँ जाने के लिए, मोर्चा संभालने के लिए? हमको मई के एंड में मिला था। मैं उस समय दिल्ली पोस्टेड था। तो फिर हमारी एक रेजिमेंट से एक कंपनी बना करके वहाँ भेजी थी, जो हम तीसरे चौथे दिन हमें जो वहाँ पर पहुँच गए थे। आपको कुछ कहा गया था कि ये हालात है, वो हालात है? नहीं, हमारे को ऐसा कुछ नहीं बताया। इन्होंने इतना बताया था कि वहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ जाना है। तब तक पता नहीं था? नहीं, तब तक कोई पता नहीं था कि वहाँ फायरिंग हो रहा कि नहीं हो रहा, कितनी कैजुअल्टी हुई कि नहीं हुई, कोई पता नहीं। भारतीय जवान शहीद हो रहे थे, आपने देखा? हमने देखा था, 3-4 बार देखा था। नाइट में वो लाशें आती थी, 15-15, 20-20 गाड़ी, एक गाड़ी के अंदर वो लाश आती थी। अपने यहाँ के तो 2-3 लोग ही थे, ये भैंसणा के आप भंवर सिंह जी जैतऊ? सिंह जी जैतऊ, और बाकी कोई नहीं था। जोधपुर साइड के थे बस। इनकी शहादत हुई उस समय आप कहाँ थे? उस समय मैं 0 पॉइंट पे अपने कारगिल के ऊपर 40 किलोमीटर ऊपर 0 पॉइंट पे हिमोतिंगला, वहाँ पर था। तो हमें भी मालूम पड़ा कि दूसरे दिन कारगिल न्यूज़ आई अखबार, तो उसमें मालूम पड़ा कि भैंसणा के भंवर सिंह जी शहीद। आतंकवादी ये 84 से शुरू हुआ था, तो 84 और 85-86 में, उस समय ये कमांड पूरी आर्मी के हाथ में ही थी। तो उस समय तो उग्रवाद इतना फैला नहीं था, जहाँ भी मिलते थे सीधे गोली मार के नाले में बहा देते थे। अभी इन्होंने ये फिर राजनीतिक पार्टियां हावी हो गई कि भाई ये मारना नहीं है, ये है। अब गांव वाले तो बोलेंगे ही, उग्रवादी को मारा तो वो बोलेंगे गांव वालों को मार दिया, तो गांव वालों की सुनेगा, आर्मी वाले की कोई नहीं सुनेगा। फिर ये गलत अफवाह फैलाया कि आर्मी ऐसे करती है, मिसयूज करती है, वो ये करती है। ये सब गलत था, हमने तो प्रैक्टिकली देखा ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद अपनी जान को बचा रहे हैं कि वहाँ उनसे गांव वालों से लड़ेंगे। सर, मैं दिल्ली में गंगानगर, अम्बाड़ा, जम्मू, कठुआ, झांसी, बबीना, हैदराबाद, सिकंदराबाद, ये यहाँ पर नहीं। अपनी सेवा में सबसे मुश्किल भरा कौन सा रहा? सबसे मुश्किल भरा कठुआ के अंदर, जो भी आज भी आतंकवादियों को गढ़ है, और अभी भी 10-15 दिन पहले जवान शहीद हुए हैं। वो सबसे डेंजर एरिया है, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर नज़दीक ही है। दिल्ली वापस आ गया था। करगिल युद्ध में पूरी पहाड़ियों पे ही रहे आप? पूरी पहाड़ियों पे, द्रास सेक्टर और कारगिल का सेक्टर पूरा छान मारा मैंने। वहाँ भी जो बस्ती थी, वो भी सब अपनी भेड़ बकरियाँ, ये खच्चर, ये सब छोड़ के भाग गए थे। दोस्तों नमस्कार, आप हेंगारो घणा मानु स्वागत है। औपचारिक रूप बतावने छूँ, मारो नाम IB खान है। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों को बाकी यही निशा होगा। तो बहरहाल आज हम करगिल विजय दिवस को लेकर एक भारतीय सेना के एक जवान से आपको रूबरू करवाते हैं।
जिन्होंने करगिल की लड़ाई खुद लड़ी और वीरता के साथ आपने वो लड़ाई लड़ी है। सर जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। आपका नाम जानना चाहूँगा। हवलदार जब्बर सिंह राठौड़, 212 रॉकेट रेजिमेंट। करगिल की लड़ाई आपने लड़ी? जी हाँ, लड़ी। क्या हुआ था, कुछ वर्णन बताइए, क्योंकि आपने करीब से देखा। भारतीय सेना ने अदम साहस और पराक्रम दिखाया था। आज भी वो क्षण है जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। 1999 26 जुलाई को हमने विजय पताका लहराया था कारगिल। दुश्मनों को मुंह तोड़ आप लोगों ने जवाब दिया था। हम सबसे पहले 3 जुलाई को पहुंच गए थे कारगिल द्रास सेक्टर में। वहाँ फिर हमने रात को 8:30 बजे रॉकेट का फायर दिया था। वहाँ 10 रॉकेट निकाले थे मैंने, फिर वापस आ गए थे। फिर दूसरे दिन फिर ट्रायल किया था। फिर क्योंकि ये रॉकेट लॉन्चर है जो डायरेक्ट शूटिंग के लिए नहीं बोल रहे थे, तो हमने डायरेक्ट शूटिंग करके दिखाया था कमांडर साहब को। तो उन्होंने फिर 2 दिन और आगे बढ़ा के फिर ट्रायल किया, वो सक्सेस हो गए। फिर 5 तारीख को हमने उसका फायर किया, वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर 7 तारीख को कम से कम इंडिया की हर तरह की 150 तोप ने फायर किया, जो 40,000 राउंड फायर किए, जब जाके वो एक मिशन पूरा हुआ। उसी तरह फिर एक क्रमवाइज 2 दिन के बाद रेस्ट, और फिर ये चलता ही रहा। क्या चुनौतियाँ थी आपके सामने, चूँकि बहुत ऊंचाई पे था युद्ध क्षेत्र और भारतीय सेना थोड़ी नीचे थी, ऐसा कहा जाता है? उनका एकदम जैसे रात को हम जाते थे डिप्लॉय करने के लिए, तो रात को पूरा पैदल चलना पड़ता था गाड़ी के आगे, और लाइट कर नहीं सकते थे। अगर लाइट किया तो उनका डायरेक्ट एडी का फायर आता था, इस वजह से लाइट करना संभव नहीं था। लाइट करना पग पग पर चुनौती थी भारतीय सेना के लिए। पग पर हमेशा चुनौती थी। हर 1 किलोमीटर में एक जवान मिलता था कि आप कोई ज़्यादा बात नहीं करना, शोर शराबा नहीं करना, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, ये चीज़ था। आपको कब ऑर्डर मिले थे करगिल जाने के लिए या वहाँ जाने के लिए, मोर्चा संभालने के लिए? हमको मई के एंड में मिला था। मैं उस समय दिल्ली पोस्टेड था। तो फिर हमारी एक रेजिमेंट से एक कंपनी बना करके वहाँ भेजी थी, जो हम 3-4 दिन हमें जो वहाँ पर पहुँच गए थे। आपको कुछ कहा गया था कि ये हालात है, वो हालात है? नहीं, हमारे को ऐसा कुछ नहीं बताया। इन्होंने इतना बताया था कि वहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ जाना है। तब तक पता नहीं था? नहीं, तब तक कोई पता नहीं था कि वहाँ फायरिंग हो रहा कि नहीं हो रहा, कितनी कैजुअल्टी हुई कि नहीं हुई, कोई पता नहीं। भारतीय जवान शहीद हो रहे थे, आपने देखा? हमने देखा था, 3-4 बार देखा था। नाइट में वो लाशें आती थी, 15-15, 20-20 गाड़ी, एक गाड़ी के अंदर वो लाश आती थी। देखकर खून उबालता? हाँ, कई बार तो ऐसा होता था कि क्या है। और कहा जाता है कि जो सेना के जवान है, देश जज्बा कूट कूट कर भर रहता। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो कि अच्छा कार्य करने में हमेशा ही रहते हैं, और कुछ लोग हैं डिले भी हैं जो आगे आने की कोशिश किए ही नहीं उन्होंने, वो पीछे बैठ के ही तालियां बजाते रहे। ऐसे भी लोग हैं। हमारे साथ कैजुअल्टी भी हुई है, काफ़ी 3-4 जवान वहीं ख़त्म हो गए थे। अपने इस इलाके के कितने लोग आपके साथ थे, सेना में साथ थे? अपने यहाँ के तो 2-3 लोग ही थे। ये भैंसणा के आप भंवर सिंह जी जैतौत, और बाकी कोई नहीं था। जोधपुर साइड के थे बस। इनकी शहादत हुई उस समय आप कहाँ थे? उस समय मैं 0 पॉइंट पे अपने कारगिल के ऊपर 40 किलोमीटर ऊपर 0 पॉइंट पे हिमोतिंगड़ा वहाँ पर था। तो हमें भी मालूम पड़ा कि दूसरे दिन कारगिल न्यूज़ आई अखबार, तो उसमें मालूम पड़ा कि भैंसणा के भंवर सिंह जी शहीद हुए। शहीद भंवर सिंह जी जैतौत। और आप है जब्बर सिंह जी जैतौत। और बताना चाहूँगा आप वर्तमान में इस समय देवली हुला में आप निवासरत है, आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
हाँ, सेवानिवृत्त। उसके बाद में मैंने बैंक में की है, स्टेट बैंक में नौकरी करी है 17 साल, और अभी 1.5 साल से सेवानिवृत्त। सर जानना चाहूँगा, कभी और मन होता देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, देश राष्ट्र की रक्षा करने के लिए? क्योंकि हालांकि आपकी उम्र होगी है, लेकिन जज्बा तो अभी वही है। जज्बा है, बैठ के काम चलवा सकते हैं वो आराम से, नए आदमियों के साथ खूब चला सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट है, अभी योजना है गवर्नमेंट की, वापस तो बुलाते नहीं। कई बार आपने अखबारों में भी आप सुनते हो, टीवी में भी आप सुनते हो, जब आतंकवादी अपने देश पे हमला करता तो उस समय आपके खून भी उबाल आता होगा? आतंकवादी ये 84 से शुरू हुआ था, तो 84 और 85 86 में, उस समय ये कमांड पूरी आर्मी के हाथ में ही थी। तो उस समय तो उग्रवाद इतना फैला नहीं था, जहाँ भी मिलते थे सीधे गोली मार के नाले में बहा देते थे। अभी इन्होंने ये फिर राजनीतिक पार्टियां हावी हो गई कि भाई ये मारना नहीं है, ये है। अब गांव वाले तो बोलेंगे ही, उग्रवादी को मारा तो वो बोलेंगे गांव वालों को मार दिया, तो गांव वालों की सुनेगा, आर्मी वाले की कोई नहीं सुनेगा। फिर ये गलत अफवाह फैलाया कि आर्मी ऐसे करती है, मिसयूज करती है, वो ये करती है, ये सब गलत था। हमने तो प्रैक्टिकली देखा ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद अपनी जान को बचा रहे हैं कि वहाँ उनसे गाँव वालों से लड़ेंगे। सर जानना चाहूँगा, आपके अलावा परिवार में और कोई सेना में है? हाँ, हम चारों भाई फौज में ही हैं, चारों भाई भारतीय सेना में। और 2 मेरे भतीजे हैं, वो आर्मी में है वो भी। तो बहरहाल पूरा परिवार है जो देश की सेवाओं के लिए तत्पर है। वर्तमान में अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं गौशाला की सेवा में हूँ, थोड़ा 1 साल हो गया है अभी, कार्य तत्पर है। अब देखो आगे क्या होता है। सर जानना चाहूँगा, अपने सेवा काल में कोई ऐसी स्मृति हो बताए जो आज भी आपके जहन में याद है, जिसे आप हमेशा याद रखते हैं? अब ऐसे तो कई ऑपरेशन किए हैं हमने J&K में, कठुआ में, जो कि वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थे, जो कि रात को पेट्रोलिंग के टाइम जाते थे। अब लोगों के शादी ब्याह भी होते हैं, उग्रवादी आते थे, उनकी लाइट बंद कराते थे, तो वहाँ भी फायर करना पड़ता था, तो तभी वो भागते थे, उनकी शादियाँ होती थी, ये कई चीज़ें आती थी बहुत। आपने कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दी? मैं दिल्ली में, गंगानगर, अम्बाड़ा, जम्मू, कठुआ, झांसी, बबीना, हैदराबाद, सिकंदराबाद, ये यहाँ पर भी। अपनी सेवा में सबसे मुश्किल भरा कौन सा रहा? सबसे मुश्किल भरा कठुआ के अंदर, जो भी आज भी आतंकवादियों को गढ़ है, और अभी भी 10-15 दिन पहले जवान शहीद हुए हैं। वो सबसे डेंजर एरिया है, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर नज़दीक ही है। करगिल की यादें आज भी आपके जहन में हैं? कारगिल की यादें बिल्कुल याद है। हमने 1.5 महीने में क्या किया वो एक एक चीज़ बता सकते हैं। हमने कहाँ कहाँ फायर किया, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन कितना काम किया है, किसने नहीं किया है। जब आपके सामने अपने जवान शहीद होते थे, आपको भी भय सताता था उसमें? भय तो 2-3 दिन लगा था थोड़ा बहुत बस, बाकी फिर तो कोई भय नहीं है। जब भी बोलते, जब चल पड़ते थे कि चलो अपने लक्ष्य पर, अपने लक्ष्य पे हासिल करना ये ज़रूरी था। फिर घर याद आता, ना कोई फ़ोन भी नहीं था कि रोज़ घर से बात करें, वो भी नहीं था। कभी कभी ये 1 साइड वाली ये टेलीफोन आते थे, ये आर्मी के थ्रू ही होते थे। तो उस समय जब कहीं मौका लगता था तो हमारे भी पास में फ़ोन था, तो उनको बुलाते थे कि हमारे घर वालों को बुलाना। तब वो पाकिस्तान का फायर हुआ तो हमारे घर वाले बोले क्या हो रहा है, गोले पड़ रहे। अच्छा, जिस समय गोले बस रहे थे उस समय घर वालों का कॉल आया और उन्होंने मोबाइल में वो सुन लिया, तो घर वालों ने चिंता की होगी। हाँ, घर वालों ने चिंता की, क्या है ये, मैं फायर हो रहा है, ये अभी गोले आ रहे हैं पाकिस्तान से। और घर वाले तो यूं भी चिंतित थे, जब टीवी में भी देखते थे हमेशा न्यूज़ आती थी करगिल की। 1.5 महीने तक घर में लेटर दिया ही नहीं, लेकिन अपने आर्मी वाले भी बहुत है, उनके थ्रू पता चल गया था कि भाई वहाँ गए हुए।
जिस समय भारत विजय हुआ उस दिन आपको बताया गया था करगिल फतेह हो गई। हाँ, वैसे बताया लेकिन ओपनली किसी को इतना नहीं बताया। फिर वो बताया कि अभी नॉर्मली इजी हो जाओ, जिसको छुट्टी जाना है जाओ, किसी को कोई काम करना है तो करो। फिर वो धीरे धीरे नीचे आने लगे। हम फिर काफ़ी 1 महीने के बाद में मैं भी नीचे आ गया था, दिल्ली वापस आ गया था। करगिल युद्ध में पूरी पहाड़ियों पर ही रहे आप? पूरी पहाड़ियों पे, द्रास सेक्टर और कारगिल का सेक्टर पूरा छान मारा मैंने। वहाँ भी जो बस्ती थी वो भी सब अपनी भेड़ बकरियाँ, ये खच्चर, ये सब छोड़ छोड़ के भाग गए थे। वहाँ पर कोई नहीं है, सब अपने अपने रिश्तेदार नीचे इधर जम्मू की साइड में आ गए। जो आपके साथ में कार्यरत है उनसे कभी बातचीत होती है आपकी? हाँ, साथ में अभी भी है। अभी तो फ़ोन सेवा हो गई तो एक का फ़ोन का लिंक होता था तो सबका मिल ही जाता है। अभी मेरे साथ में 5 जवान थे, उनमें एक तो चला गया, बाकी 4 है, उनका फ़ोन आता है मेरे पास। आपकी कंपनी में भी कोई शहीद हुए? हाँ, हमारी कंपनी में 3 शहीद हुए। 3 शहीद हुए। आपके तो कोई नुकसान नहीं हुआ? नहीं, हमारे में किसी का नुकसान नहीं हुआ। मेरे साथ ही था बिल्कुल, लेकिन वो नुकसान नहीं हुआ। फिर रात को हम द्रास सेक्टर में फायर किया था, उसमें सिंगल गन ही थी मेरी। फिर 3 ट्रुप में बांट दिया था हमारे को, 2-2 में। तो हमारा 2IC था, एक कर्नल पांसी करके था, उसने कहा यार रात को फायर तू ही देगा। हमने एक लॉन्चर रॉकेट निकाला और उनका पाकिस्तान का गोला आ गया। उनका गोला आया तो बाकी मेरे पास 4 जवान थे। एक ड्राइवर को छोड़ दिया, मैं ड्राइवर तू केबिन में बैठ जा, गाड़ी को स्टार्ट ही रख गन को। 4 को मैं बोला तुम भाग जाओ, तुम वहाँ जाके छुप जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। फिर उनके 3 राउंड लगातार आए। 3 राउंड आए तो हम वहीं लेट गए। बस 3 राउंड आने के बाद में थोड़ा समय लगता है। फिर हमने गन को बिना एक्शन में किए ही धीरे धीरे, साथ में रोड था वहाँ पे, किसी तरह रोड पे चढ़ा के फिर वो 2IC था जो कर्नल साहब, वो मेरे को लेने के लिए आया कि बाकी वाले काम है, कि बाकी वाले वो सब लेटे हुए। तो बहरहाल मेरे साथ मौजूद है श्री जब्बर सिंह जी जैतौत, जो देवली हुला के निवासी है और जिन्होंने कारगिल की लड़ाई आपने आंखों से देखी और आपने खुद ने अदम्य साहस दिखाया। बहुत रॉकेट आपने दागे। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और ये एक जज्बा होता है भारतीय सेना के लिए, एक जज्बा था। और भारतीय सेना में एक वो चीज़ अच्छी है, सब एक साथ रहते हैं। हाँ, वहाँ कोई जाति ये भेदभाव कुछ नहीं है, सब एक ही साथ रहते हैं। एक कप चाय आ गई तो एक कप में सब पीते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये फलाना जाति है, ये वो है। वहाँ कोई लेना देना नहीं है इससे, तभी तो मिल के रहते हैं। वहाँ पर तो कोई रिश्तेदार भाई बहन या कोई लेडीज़ तो बैठी नहीं है, सब एक दूसरे का मिल के करते हैं। कोई बीमार हो गया तो भी उसका पूरा सहयोग करते हैं। ये गाँवों की तरह तो है नहीं कि ये जाति का है न वो जाति का, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो आपका पड़ोस में है, वही आपका भाई है, वही आपका सब कुछ है और वही देखते हैं। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे जो इन दिनों शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की राह देख, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? अब उनके लिए तो क्या बता सकता हूँ, ये तो अभी राजनीतिक मैटर पहुँचा हुआ है, तो अपना संदेश दिया हुआ भी एक थोड़ा अच्छा नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि राजनीतिक में कम हिस्सा लो और अपना जहाँ भी धंधा मिले उस धंधे को आप करो, ये सबसे अच्छा संदेश यही है। बाकी आप ये राजनेताओं के चक्कर में पड़ जाओगे कि हमें वोट दो ना हम तुम्हारे को आरक्षण दिला देंगे, ना हम तुम्हारे को गेहूँ दिला देंगे, तो ये तो सब यही तक सीमित है। ना तो 5 किलो गेहूँ में आज दिन तक पेट भरा और ना भरेगा, यही संदेश है मेरा बस। वर्तमान में बताना चाहूँगा, आप है जो गौ सेवा में लगे हुए हैं इस देवली हुला में, चूँकि गांव के आप सीनियर हैं, तो बहरहाल एक बार फिर मैं आपकी सेवा को सैल्यूट करता हूं। तमाम दर्शकों से आग्रह है कि आप भारतीय सेना के जवानों को आप हमेशा सम्मान करें और देश की रक्षा करने वालों का हमेशा सम्मान करें। तो बहरहाल दीजिए मुझे इजाज़त, मैं IB खान, ज़ेता न्यूज़ के लिए।